हाजरीन आदाब। आज की तवारीख में मैं इग्नू के BHIC 132 यूनिट 1 को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिसमें गुप्त ख़ानदान की क्या हैसियत रही है पूरे हिंदुस्तान में, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में खासकर मौर्य वंश, गुप्त वंश और उससे पहले जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी हुक्मरान हुए हैं, उसमें एक बिहार का तो रोल अहमियत रहा ही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान के पस मंज़र में अगर मैं देखूं तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बिहार के में जो 4 बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान में हुक्मरान हुए, मौर्य वंश, गुप्त वंश और मॉडर्न तवारीख में 2-4 जो नामें आती हैं, उसमें सबसे अहम नाम मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आता है। हम और आप जानते हैं कि ये लोग, ये ख़ानदान तवारीख दानों के मुताबिक उनका नज़रिया जुदा जुदा ज़रूर है, लेकिन ये मानने को तैयार है कि मौर्य वंश जो थे, मौर्य ख़ानदान जो थे, वो तो बिहार के थे। इसमें कहीं पर कोई तवारीख दानों की पूरी जो लोग हैं वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इसके आगे मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मौर्य हुकूमत के 500 साल के बाद गुप्त खानदान की इब्तदाई दौर शुरू होती है। मतलब यह हो गया कि 500 वर्षों के मौर्य हुक्मरान के बाद एक ऐसे शासक का, ऐसे हुक्मरान का, खानदान का वजूद में आता है जो पूरे भारत, हिंदुस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में उसकी हैसियत किसी न किसी शक्ल में जरूर देखी जाती है। हम और आप तमाम जानते हैं कि कुषाण जो हुक्मरान थे, उनके आखिरी जो सबसे अहमियत वाले जो हुक्मरान थे वो कनिष्क थे, और कनिष्क में के आखिरी दिनों का जो सबसे अहम जो हुक्मरान हुए, जिसको आप कह सकते हैं कि वे लोग की हैसियत हुक्मरानों की नहीं रही, सामंतों की रही। और उनमें सबसे पहले उत्तरी हिस्से में वो गुप्त खानदान हुए, और उसके बाद वकाटक वंश जो दक्षिणी हिंदुस्तान में वजूद में आए। इसका मतलब यह हुआ कि कनिष्क के आखिरी दिनों में जो सबसे अहम जो हुक्मरान हुए, जिसके आखिरी दिनों में जब उनका जवाल पजीर शुरू हो गई, तो आपके सामने कनिष्क के जो एक सामंत जो राजा थे, वो 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 हुकूमत करना शुरू कर दिया। और इस हुकूमत में क्या हुआ कि सबसे पहले जो हुक्मरान हुए उसमें जो है आपको श्री गुप्त का नाम आता है, उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है। ये 2 ऐसे हुक्मरान हुए जिनकी वजूद सामंतों की रही, लेकिन श्री विजय जो श्री गुप्त के नाम से जो जाना गया, उसने अपने आप को वजूद में लाने के लिए सामंत के हैसियत होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो लक़ब जो है, टाइटल जिसे उपाधि कहा जाता है, वो महाराज का रखा। महाराज का मतलब यह होता है कि उन्होंने अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
अपने आप को हुक्मरां साबित करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद वो तमाम जो वाकाटक वंश के थे, खानदान के थे, और गुप्त शासन के जो श्री गुप्त में थे, ऐसा नहीं कि कनिष्क के हुकूमत करने के बाद यही दोनों वजूद में आए, ऐसी बात नहीं है। यवन भी आए, शक भी आए, पल्लव भी आए, ये लोग भी आए। ये तमाम लोग जो थे कनिष्क के तरह ही भारत के, हिंदुस्तान के नहीं थे। वो सारे लोग किसी न किसी गैर मुल्की जगह से आए थे और आने के बाद भारत में, हिंदुस्तान में वो हुक्मरां करना चाहते थे। उसमें बहुत सारे लोग जो है कनिष्क में, ऐसा नहीं कि कनिष्क को विरासत में गुप्त शासन ने उनको दे दिया श्री गुप्त को कि लीजिए आप हुकूमत कीजिए, ना, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आपको मैंने कहा कि यवन, शक, उसके बाद जो है अही छत्र जो बरेली और मेरठ के इलाके में शासन कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, सूर्य मित्र, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद जो है पुष्यमित्र, उसके बाद जो है ये सब सारे मतलब के जो हुक्मरां जो थे वो हुकूमत कर रहे थे। और इसका जो एविडेंस कोई मौखिक रूप से, जुबानी से किसी तवारीख मानने को तैयार नहीं है। इसकी तमाम चीजें जो जानकारी मिलती है वो सब पुराणों के जरिया उसको मालूमात होती है। और यही वजह है कि पुराण के जो ये अश्व पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गए, ये सब सारे में जो है बहुत ये गुप्त हुक्मरां के बारे में पूरी जानकारी तफसील से मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि गुप्त खानदान जो लोग, जो ये सारी जानकारी और इनके जो जानकारी का जो जरिया जो मिलती है, किसी भी तवारीख को जानकारी के लिए हम लोग 5 तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। एक तो है कि अगर हुक्मरानों की जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो आपको उनके लिए एक सिक्का जो है सबसे बड़ी अहमियत की बात हो जाती है। सिक्के के जरिया हमें यह पता चलता है कि उस दौर हुकूमत में उसकी क्या हैसियत रही है, किस तरीके का ये था। अब समुद्रगुप्त के सिक्के को देख लीजिए, चंद्रगुप्त के सिक्के को देख लीजिए, स्कंदगुप्त के सिक्के को देख लीजिए, कुमारगुप्त के सिक्के को देख लीजिए, तो आपको ज्यादातर सिक्के जो है वो सोने के बनाए हुए सिक्के मिलते थे, जिस पर वहां की तहजीब, सकाफती और तमद्दुन, उसके बाद समाज के क्या मतलब रुतबे थे, समाज किस तरीके का था, ये सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हमें तवारीख को जानकारी करने के लिए सिक्के के अलावा जो है इंस्क्रिप्शन, जिसे उर्दू में खुतबा और हिंदी में अभिलेख कहते हैं, उस अभिलेख के जरिया हम तमाम शासकों, हुक्मरानों के बारे में उनकी पूरी जिंदगी और उनकी पूरी हैसियत को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्यों कि उन तवारीखों में वो जो हुक्मरान होता है वो अपनी जिंदगी में वो अपनी कारगुजारी और कारकर्दगी को वो अवाम के बीच में लाना चाहता है। इसीलिए गुप्त खानदान की जानकारी का सबसे उम्दा और सबसे ऑथेंटिक अगर जानकारी अगर हमें देखने को मिलती है तो वो खुतबे के जरिया, इंस्क्रिप्शन के जरिया। और ऐसे इंस्क्रिप्शन ऐसे नहीं कि 1-2 हुए, 42 इंस्क्रिप्शन ऐसे मिले हैं जिसके जरिया समुद्रगुप्त से लेकर कुमारगुप्त और कुमारगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त तक का जो है तमाम चीजों की जानकारी 42 इंस्क्रिप्शन इस मजमून निगारी के जरिया मिले हैं, जिससे गुप्त खानदान की पूरी जानकारी और उनके वजूद का और उनकी हैसियत और उसके लाए अमली जिंदगी का सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम और आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जो एक अभी जो नाम प्रयाग है, वहां पर एक
इंस्क्रिप्शन खुतबा जो मिला है वो हरिसेन के जरिए लिखा है, जिसे दौर हुकूमत समुद्रगुप्त के दौर हुकूमत में उसने ये हुआ। अब अगर समुद्रगुप्त की जानकारी अगर हमें मालूम करनी है और अगर उसकी हैसियत और उसके अमल जिंदगी को समझना है, तो हम और आप जो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त की हुकूमत की तरक्की पजीर समाज में और ये इस समाज में और हुकूमत को एक्सपेंशन करने में, विस्तार करने में, तरक्की करने में समुद्रगुप्त का क्या रोल और क्या अहमियत रही है। और भी आगे हम बढ़ाएं तो उसके बाद हम ये जानते हैं कि स्कंदगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के जरिया जो हुनों पर आक्रमण मतलब के जो हुआ, यानी कि अगर स्कंदगुप्त की जवाल का अगर वजह या गुप्त खानदान की जवाल का वजह अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा कि भीतरी खुतबा, जिसके भीतरी इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, उस इंस्क्रिप्शन के जरिया स्कंदगुप्त के जमाने में उनके जो इस तरीके से जवाल पजीर होना शुरू हो गया, उसके सारे असबाब कौन सी वजह थी जिससे हम वो खानदान खत्म हुआ, ये सबसे अहम जानकारी हमें भीतरी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। उसी तरीके से मंदसूर इंस्क्रिप्शन से, जिसने वार्स भट्ट ने जो मतलब किया था, गुप्त खानदानों ने आर्ट और लिटरेचर में किस तरीके से तरक्की की थी, कितनी मतलब कि उन्होंने ये इतना अच्छा आर्ट यानी कि मथुरा आर्ट और ये जितने भी आर्ट्स की ये शैली जो हुई है, वो तमाम चीज की जानकारी हमको मंदसूर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याना हॉर्स जो 1949 और 50 के दौरान 2200 सिक्के मिले हैं, जो अफगानिस्तान के मतलब की जगह से मिले हैं। इसका मतलब यह होता है कि सिक्कों का मिलना इस बात से जरूर बात समझ में आती है कि उनका जो है दौर हुकूमत सेंट्रल एशिया के मुल्कों में भी मौजूद था, इसलिए कि इतने तादाद में सिक्के का मिलना इस बात को जाहिर करती है कि किसी न किसी शक्ल में ये गुप्तों का, हुक्मरानों का या गुप्त खानदानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम इन तमाम लोगों के बारे में, हम जो हुक्मरान हुए हैं उन पर हम रोशनी डालने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गुप्त खानदान का जो है वजूद और हम जानकारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चौथी सदी के बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 5 ऐसे मतलब के हुक्मरान थे जो एक अहम हुक्मरान माने गए हैं। इस बीच में अगर हम श्रीगुप्त को ले लें, घटोत्कच को ले लें, रामगुप्त के बारे में ले लें, तो इनकी हैसियत वो हैसियत नहीं थी जो हैसियत समुद्रगुप्त की थी, कुमारगुप्त की थी या चंद्रगुप्त सेकंड की थी। तीसरी बात यह कि चौथी शताब्दी ईस्वी में जो है हिंदुस्तान के जो गुप्त खानदानों का जो उरूज जो हासिल हुआ, हमें जो उसका उरूज जो है देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के हुकूमतों में। हम उसका तफसील से बयान करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि गुप्त खानदान का ये जो नाम रहा है और जो उरूज रहा है, वो बहुत बड़े हैसियत के हामिल रहे हैं। तीसरी बात ये कि उत्तर और पश्चिम के हिस्से में सिक्के में जो ये गुप्त खानदान रहे हैं, उसमें सिक्के के जरिया जो है हमें जो सिक्का जो मिला है वो अफगानिस्तान से मिला है, हरियाणा से मिला है, पंजाब का उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी, और कश्मीर में जो कनिष्क के जमाने में उसकी राजधानी थी, और साथ में मथुरा, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में गुप्त खानदान किसी न किसी शक्ल में
वो हुकूमत कर रही थी। इसमें कहीं पर दो बात राय नहीं है कि उन लोगों ने किस तरीके से हुकूमत किया है। हम अगर देखते हैं कि गुप्त खानदान जो है दक्षिणी इलाके में, हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाके में सातवाहन के जवाल पजीर होने के बाद दक्षिण में जो है गुप्त खानदान ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुक्मरान कायम कर लिया था। उसमें कदम हो गए, पल्लव हो गए। कदम जो कर्नाटक में थे, पल्लव जो तमिलनाडु में थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे जगहों पर भी जो है सूबों में भी गुप्त खानदान किसी न किसी शक्ल में वहां पर उनकी हुकूमत कायम थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं कि गुप्त खानदान पूरे हिंदुस्तान में वो किसी न किसी रूप शक्ल में जो है हुकूमत कर रही थी, तो मैंने उनके सिक्के की मौजूदगी की वजह कर और ये उसके जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शन के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन लिटरेचर की हैसियत से उनकी क्या हैसियत रही है, तो आपको मैं ये बता दूं कि सातवाहन के शिलालेख शिवगुप्त की तरक्की में जो है सबसे बड़ी जानकारी मिलती है। उसके बाद उस अभिलेख से, उस जो इंस्क्रिप्शन में जो मिला है, तो उसने मतलब कि ये दर्ज किया है कि जिस जमाने में वो हुकूमत चल रही थी, मतलब कि गुप्त खानदान जब वो दक्षिणी इलाके में कर रहे थे, तो वहां पर सुख, शांति और तरक्की का दौर था। और इसीलिए तवारीख दानों का एक बड़ा हुजूम जो कहते हैं कि गुप्त हुक्मरान की हैसियत वही थी जिस तरीके से पिरिक्लीज इंग्लैंड में, अगस्टन और एलिजाबेथ जैसे मतलब हुक्मरानों ने हुकूमत की, उसको मतलब के उसमें शामिल किया है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो गुप्त खानदान है, ये गुप्त खानदान का जो है उसको हम सुनहरा अरबाब हम क्यों कहते हैं? हम क्यों कहें कि ये दौर जो है वो बड़ा ही सुनहरा दौर था? आप और हमको ये मालूम होनी चाहिए कि हिंदू धर्म का विकास अगर किसी भी शासन हुक्मरान में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है गुप्त वंश में, गुप्त खानदान में। इसलिए कि उन लोगों ने भागवत का ये किया, और जिस तरीके से पुराणों में उनके बारे में ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में तफसील से गुप्त हुक्मरान के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। हम और आप जानते हैं कि जितने लिटरेचर हैं, उस लिटरेचर में अगर हम किसी भी जो लिखी गई है उसमें अगर शासकों का, अगर वो उसमें राजाओं का वर्णन अगर ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस दौर का ये जो है वो बड़ा ही मजबूत और बहुत ही जो है सुनहरा होगा। लेकिन ये जितने भी तवारीखदां हैं या राइटर्स हैं, उन्होंने साफ इस बात को ये कहा है कि ये जो पिरिक्लीज और ऑगस्टन और एलिजाबेथ ये सारे मतलब कि ये है, तो इसको जो है कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। बल्कि समुद्रगुप्त के बारे में तो कह दिया कि ये नेपोलियन से उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान का एक जो हम खास कर कह सकते हैं कि बिहार से जिसका ताल्लुक हो, और उसको नेपोलियन की मानिंद जो है आज का तवारीखदा अगर उसको बताता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हुक्मरान, वो हुकूमत खानदान वाकई में जो है बहुत ही उरूज पजीर होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आरसी त्रिपाठी और डॉक्टर स्मिथ, ये दोनों दो ऐसे तवारीखदानों ने हैं जो उन्होंने कहा है कि उनके हुकूमत में इंतजाम कार
और शांति और तरक्की के लिए एक सुनहरा अरबाब हम अगर ये कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हिंदू तवारीख के सभी यानी कि हिंदू धर्म की साहित्यों में और उनके लिटरेचरों में जो भी विकास हम देखने को मिलता है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या पुराण हो, वेद हो, ये सारी चीजें हम अगर आप देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि गुप्त हुक्मरां के जमाने में ही इसकी शुरुआत हुई, बल्कि लिखने वाले उनके जमाने में थे। इसीलिए गुप्त खानदान को क्लासिक पीरियड कहा गया है। क्लासिक पीरियड का मतलब यह हुआ कि ऐसा दौर हुकूमत जिसमें समाज, उसके बाद कानून, मजहब, सियासत और इकोनॉमी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम सुनहरा अरबाब उसको हम नहीं कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम और भी देखें तो हम ये पाएंगे कि इनके दौर हुकूमत में बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई जिसके बारे में मैं अभी जो है खाली थोड़ा सा मतलब कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जैसे विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त ने जो लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, जो गुप्तों के बारे में पूरी बहुत ही मजबूती के साथ उनकी जानकारी का एक अहम ये माना गया है। कालिदास, जिनके जमाने में जो है उन्होंने कामंदकीय नीतिसार, कथा सरिता सागर, चंद्र गर्भा परिपक्ष, हजरत ग्रामी, चूंकि ये सारे किताबों का नाम है, इसका उर्दू लफ्ज नहीं हो सकता है, इसलिए मैं फिर एक बार आपको मैं कहना चाहूंगा कि कालिदास के जरिया जो किताबें, अहम किताबें लिखी गई उसमें कामंदकीय नीतिसार, उसके बाद कथा सारिता सागर, उसके बाद चंद्र गर्भा परिप्रक्ष, ये किताबों का नाम है। इसलिए आप जो है इस भारतीय जो साहित्य है उसको बारे में भी जानकारी हम और आपको रखनी जरूरी है। उसी तरीके से विशाखा दत्त ने एक मुद्रा राक्षस एक किताब लिखी जिसमें जो है इकोनॉमी की पूरी जानकारी हमें मिलती है। जिस तरीके से मौर्य काल में आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिस तरीके से देखने को मिलता है, उसी तरीके से आप ये महसूस करेंगे कि मुद्रा राक्षस भी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर पुरजोर उसमें ये है। उसी तरीके से विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस कामसूत्र का वत्सायन, ये सारी किताबें हैं। उसी तरीके से बिहार के राहुल संस्कृत्यान और बिहार के ही थे वो, उन्होंने गुप्त इतिहास की जानकारी का राहुल संस्कृत्यान ने बहुत ही अच्छी चीजों को ये किया है। इसके अलावा जो है हम अगर आप देखते हैं तो ये सारी जानकारी जो सुनहरा अरबाब में देखा जा सकता है, तो उसकी जानकारी के लिए विदेशी जो सयाह जो आए, यानी फॉरेन ट्रेडर्स जो आए और आने के बाद जिन लोगों ने अपनी आंखों से गुप्त खानदान की कारकर्दगी को देखा है, उन खानदानों के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। और चूंकि गुप्त खानदान के जमाने में चंद्रगुप्त सेकंड जो जब हुकूमत कर रहे थे तो 319 से लेकर 414 के बीच में फाहियान आए, और फाहियान आने के बाद करीब करीब 15 साल भारत में रहकर उन्होंने जो गुप्त हुक्मरानों की हुकूमतों को देखा, और देखने के बाद वो अश करने लगे कि इतनी अच्छी हुकूमत जो भारत में चंद्रगुप्त कर रहे हैं, गुप्त खानदान कर रहे हैं, ये उन्होंने अपनी किताबों में जो है उसको दर्ज किया है, जो एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब है। उसके अलावा इत सिंह 671 में आए,
उन्होंने गुप्त खानदान के बारे में लिखा। उसके बाद ह्वेन सांग 629 में आए। जो ये सब सारे ऐसे चीनी सयाह आए, ट्रेवलर्स आए, जिन्होंने पूरी जिंदगी में अपने आने के बाद उन्होंने भारत के बारे में, गुप्त खानदान के बारे में भरपूर अपनी किताबों में, फूली कीची, ये सब सारी किताबों का नाम है, ये उसमें उसने दर्ज किया है। उसके बाद जो है चीनी यात्रियों ने बहुत सारे ऐसे जगह पर आए जो भारत में नालंदा जो है और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी तालीम भी हासिल की, बौद्ध धर्म को भी ये किया, और उन्होंने यहाँ से जाने के बाद सारी चीजें वो अपने किताबों में लिखी है। हाजरीन, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो गुप्त खानदान का जो जानकारी का जो है, हम उसी पर जोर दे रहे हैं। तवारीख जो एक ऐसी चीज है कि जो आमतौर से कोई बोल देता है, कुछ कर देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक आपको लिटरेचर से, जब तक आपको उसके इंस्क्रिप्शन से, तब तक जिसके उसके कॉइन सिक्के से, जब तक उसके ट्रैवलर से के जरिया आपको उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है, तब तक हम किसी तवारीख के, और वो भी ये कदीम तवारीख का जो है जानकारी रखना बहुत ही मुश्किल की बात है। मैं इसके अलावा जितने भी जो मतलब ये चीनी यात्री जो आए, चीनी से सयाह जो आए और आने के बाद उन्होंने अपनी बातों को जो लिखा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन हम अगर चीनी सयाहों का अगर हम जिक्र करते हैं तो अफगानिस्तान के आए हुए अल-बरूनी का भी जो है हम इस गुप्त खानदान की जानकारी का एक अहम रोल अदा किया है, और इस रोल को अदा करने में 1017 से लेकर 20 तक 4 साल भारत में रहकर गुप्त सनवत यानी गुप्त की मतलब के तारीख जो है, यानी कि जैसे मुसलमानों में ईस्वी होता है, उसी तरीके से, जिस तरीके से क्रिश्चियन में एरा होता है, उसी तरीके से हिंदू सनवत की जानकारी का अगर पूरी जो है सोर्स अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि हमें गुप्त सनवत की जानकारी अल-बरूनी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गुप्त खानदान के जमाने में सनवत, उसकी तारीख की शुरुआत हो चुकी थी। ये कहीं पर से इसकी तहकीक और इसके बारे में कौन बोल रहे हैं? इसके बारे में बोल रहे हैं अल-बरूनी, जो एक अफगानिस्तान का सयाह था, जो एक ट्रेवलर था, और वो आकर के भूरी भूरी तारीफ कर रहा है कि हिंदुस्तान में इस तरीके का हुकूमत कर करके हिंदुस्तान के समाज में, सियासत में और तवारीख में एक अहम रोल अदा करते हैं। अब मैं एक और बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि गुप्त खानदान की जाति के बारे में थोड़ा सा मतलब के तवारीख दानों में थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्सी है, और मैं बहुत ही इख्तिसार में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो है वो बिल्कुल ही डार्क एज, अगर डार्क माना जाए तो कोई ये नहीं है, क्योंकि जो आज के ज़माने में जो जातियों का एक अहम रोल हो गया है सियासत में, उस तरीके को अगर हम देखें तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि गुप्त खानदान के बारे में कुछ तवारीखदां ये कहते हैं कि वो वैश्य जाति के थे। इसके मानने वाले डॉक्टर अल्तेकर साहब, अय्यांगार साहब और एलान साहब, ALLAN, ये जो बात कहते हैं, ये विष्णु पुराण के लिटरेचर के जरिया ये कहते हैं कि ये लोग जो थे, गुप्त खानदान जो थे, वो वैश्य थे। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि डॉक्टर राय चौधरी साहब, राम गोपाल साहब, उदय नारायण साहब, ये सारे लोग कहते हैं कि ये जो थे गुप्त खानदान जो थे वो ब्राह्मण थे। उस तर्क में उनका ये कहना है कि चंद्रगुप्त जो है वो जो दोयम
अपनी पुत्री यानी अपनी बेटी की शादी प्रभावती जो वकाटक वंश खानदान का जिसका राजा रुद्रसेन द्वयम था उससे हुई थी, जो जात का ब्राह्मण था। कदम शासक और गुप्तों के बीच में, गुप्त खानदानों के बीच में विवाह का, शादियात का धरने से एक दूसरे से होती है। जो कदम शासक जो थे वो ब्राह्मण थे। उसी तरीके से हम अगर देखते हैं कि लिच्छवी गणराज जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, वो उसकी जो कुमार गुप्त प्रथम की शादी कुमार देवी से हुई थी, जो मल्लैच कहा गया था, जिसे क्षत्रिय का ये किया गया है। ये हमारे बिहार के वैशाली में जो लिच्छवी गणराज थे वो जो है इनका ये था। तो कहने का मतलब ये है कि तवारीख दानों का एक समूह जो है इस बात को ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है गुप्त जो है वो किस खानदान से ताल्लुक थे, किस जाति से ताल्लुक थे। अगर गुप्ता आज के दौर हुकूमत में अगर गुप्ता को वैश्य मान लिया जाए तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, वो तो उसके सामने भी गुप्त लगा हुआ है, जो मोस्टली वो ब्राह्मण थे। तो इस तरीके की बात को कहना, हम समझते हैं कि एक शासक, एक हुक्मरान जो होता है, एक हुकूमत करने के लिए आता है, वो कौन सा जाति के थे, कौन से जात ताल्लुक थे, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब हम ये एक दूसरे ये के ऊपर हम आना चाहेंगे कि आखिर जो है कि गुप्त जो ओरिजिनल प्लेस जो है इनका क्या था। ये गुप्त खानदान के जो है ओरिजिनल मतलब के रहने वाले कहाँ के थे। एक बहुत बड़ा अभी जो एक ये हो रहा है कि ये गुप्ता जो है वो उनका कहाँ से ये था। तो पुराणों के अनुसार ये जो है प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश और साकेत जिसको अयोध्या कहते हैं उसके गंगा जमुना के द्वाब में जो है ये रहते थे। इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है कि डॉक्टर जायसवाल इसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश में रह करके अयोध्या जिसको साकेत कहते थे और प्रयागराज जिसको आज जो है इलाहाबाद कहते हैं उस जगह के रहने वाले थे। दूसरी तरफ डॉक्टर गांगुली और इत्सिंग के अनुसार जो 671 से लेकर 695 ईस्वी में भारत में आए, उन्होंने अपनी एक किताब में जिसमें चिलिकोटाटोमेने में चीनी यात्रियों ने के जो एक बौद्ध विहार बनवाया था, जो बंगाल के एक मुर्शिदाबाद मानते हैं कि ये जो है मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। यानी कि बंगाल में डॉक्टर मजमूदार भी इस इनके बातों को समर्थन करते हैं कि मुर्शिदाबाद से आए थे और कुछ लोग इन्हें मालदा मानते हैं। लेकिन तवारीख दानों का एक अच्छा खासा जो लोग हैं वो बिहार की मगध को मानते हैं। क्यों कि मगध के चंद्रश्री की हत्या के बाद यानी कि उसको खात्मा करने के बाद गुप्त खानदानों का उदय हुआ, जो और इससे भी बात जाहिर होती है कि चंद्रगुप्त जो अव्वल जो पहला शासक हुक्मरान था जिसको लिच्छवी गणराज के बेटी जो है कुमारी देवी से शादी हुई थी, विवाह हुई थी, और उसका इस बात का भी जो है बहुत बड़ा असर है कि उन्होंने एक बहुत सिक्का किया था राजा रानी प्रकार का सिक्का। इस बात का ये वो दर्शाता है, दिखाता है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो दोनों कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों कंबाइन कर रहे थे। और अगर कंबाइंड अगर ना होता तो एक सिक्के पर जो राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं उस पर दोनों का नाम का आना और दोनों की तस्वीरें आना, इस बात का ये होता है
कि उस वक्त जो है दोनों हुकूमत बिहार से हो रही थी। तो बहुत सारे जो तवारीखदानों का जो है ये अलग अलग मतलब के नजरिया है, और उस नजरिए के तहत हम जो है आप इस निर्णय में पहुंच चुके हैं कि हमको जो है ये कुमारगुप्त जो है ये बिहार के रहने वाले थे। और अगर हम ऐसे न भी माने तो समुद्रगुप्त जो है, जो कुमारगुप्त प्रथम का जो ये बाप था, वो समुद्रगुप्त उनका बेटा था। इस मानने को समुद्रगुप्त ने कई बार जगह पर उन्होंने लिखा है कि मेरा ननियाल जो था वो वैशाली में था, जो जो बिहार के वैशाली जिले में है, जिसको लिच्छवी गणराज से जो है उसको माना गया है। हम इस बहस में बिल्कुल ना पड़ते हुए मैं आपको ये बताना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत जो इन लोगों ने जो किया है और उन लोगों ने जो हुकूमत की है वो बड़ा ही शानदार हुकूमत की है। और इन लोगों का जो था वो बिहार मोस्टली लोग इसको मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो है थोड़ा सा आपको हम ये कर दें कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में तो चौथी शताब्दी ईस्वी में तो ये थे, लेकिन चूंकि श्री जो इसके जो है सबसे पहला जो हुक्मरान जो हुआ था वो हुआ था श्री गुप्त। उसको लकब जो है महाराज आदि राजा और महाराज के नाम से दिया गया, जो 275 ईस्वी में ये हुए। लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि ये कनिष्क के सामंत होने के बावजूद भी अपनी तरक्की अपनी शक्ति को इतना बढ़ा चुके थे कि ये महाराज कहने पर ये लोगों को मजबूर कर दिया और अपने आप को ये कहवाते थे कि मैं महाराज हूँ। उसके बाद जो आते हैं घटोत्कच, ये भी महाराज अपने आप को कहवाए, लेकिन इनकी तिथियों के बारे में, इनके तारीख के बारे में, डेट के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मतलब के ये है। उसके बाद जो है जो मुख्य जो मतलब के जो खास मतलब के जो हुए 316 से लेकर 335, हजरत ग्रामी आप तमाम लोग जानते हैं कि तवारीख में कहीं पर 319 कहीं पर 320 ये सब सारे मतलब के ये होते हैं। तो जो हर जो राइटर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से उनकी डेट को निर्धारण करती है, उसको ये करती है। तो आप इस ये में बिल्कुल ना जाएं कि कौन किस तारीख को क्या हुआ। आप ये समझ जाइए कि 320 से लेकर 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम पर अव्वल हुक्मरान किया, और जिसने अपना टाइटल अपना लकब महाराज अधिराज रखा। क्या मतलब हुआ कि महाराजों का महाराज, उसने मतलब कि अपने आप को टाइटल दिया। उसके बाद जो है 335 से लेकर 375 या 80 तक जो है वो समुद्रगुप्त कहा गया। और इस समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में जाना गया और उसको परम भट्टारक कहा गया। कविराज का मतलब ये हो गया कि वो राजा एक शासक तो था ही, उसके साथ वो संगीत का वो यानी कि गीत का बहुत अच्छा जानकार था। और इसीलिए उसके एक सिक्के में जो आपको देखने को मिलेंगे वीणा प्रकार का जो सिक्का जो है उसमें अपनी जो इसको दर्शा रहा है कि मैं इसका सबसे बड़ा मतलब कि मैं प्रेमी हूं, इससे ताल्लुक रखता हूं। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त जो 380 से लेकर 412 तक रहा है उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। मैं इन तमाम लोगों के बारे में हम रोशनी थोड़ा डालेंगे, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को उनके बारे में खाली मैं हल्का सा ये दे रहा हूं कि उनको किस लकब से जाना गया, और उस लकब के अलावा जो है आप ये समझ पाएंगे कि उनकी सियासत में क्या हिस्सेदारी होगी, क्या रोल होंगे, क्या अहमियत होगी, इससे मतलब आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप कुमारगुप्त प्रथम, जिसको महेंद्र, अजीत महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चंद्रगुप्त खानदान जो है बहुत ही वसी था। हम आपको थोड़ा सा जो जितने जो खानदान है चंद्रगुप्त अव्वल जो 320 से लेकर 325 का जो ये हुआ, ये जो है ये पहला ऐसा ये मजबूत हुआ जो जिसको संवत जो है जिसको वैश्य वर्ण का कहा गया, इसको वैश्य जाति का कहा गया। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने उसने चालू किया 319 से लेकर 320 तक। और यानी कि अगर संवत की शुरुआत अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे
कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही मतलब के अव्वल के द्वारा ही किया गया। चंद्रगुप्त पर अव्वल ने अपने पत्नी लिच्छवियों के साथ मिलकर एक सिक्के मतलब के राजा रानी प्रकार का सिक्का लागू किया था, जिससे महिलाओं की सशक्त यानी कि दोनों महिला और औरत का 320 में उस वुमेन्स का क्या मतलब कि एम्पावरमेंट था, ये साफ आप देख सकते हैं कि एक सिक्के पर दोनों का जो है आपको ये मिलता है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि समुद्रगुप्त को 325 से लेकर 375 तक हुआ, जिसने 50 साल तक हुकूमत किया। उसने उन्होंने डॉक्टर स्मिथ ने उसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, और समुद्रगुप्त के दरबार कवि जो थे वो हरिसेन थे, और यही हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा, उस इंस्क्रिप्शन में उसके पूरी तफसील के साथ लिखा हुआ है कि जिसमें 12 सूबा जो थे जो उत्तर के और 11 राज्य जो थे वो दक्षिण के, जिसमें मतलब उन्होंने हुकूमत किया, जिसमें कौशल का महेंद्र, महाकांतर, व्यार्ध, विस्तारपुर, महेंद्रगिरी, कट्टूर, पल्लक, ये सब सारे मतलब के कुरल, भट्टारका, अश्वमुक्त, ये पांचवा जो मतलब के सबसे बड़ा मतलब ये है कि उन्होंने जो है कि शक, कुषाण आदि को इसमें शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े हुक्मरान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिस सामंत को, जिसको शक वगैरह को, या जो इनके जमाने में जो मजबूत रहे, उनको राज भी दे दिया, और उनसे सिर्फ कर लेकर के यानी कि टैक्स लेकर के उनको राज करने का ये छूट दे दिया। इसीलिए समुद्रगुप्त की जो तरक्की है, जो विस्तार है, जो राज्य को एक्सपेंस किया था, उसको अपनी मौजूदगी न दिखाकर इनडायरेक्टली भी बहुत जगह पर ये किया। श्रीलंका में जो है श्री मेघवर्मन और समुद्रगुप्त के बीच में बौद्ध गया में एक जो मंदिर जो देखते हैं, ये मठ जो है यही समुद्रगुप्त ने बनवाया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम के समान के सिक्के जो है कई सिक्के मतलब मिले हैं, और अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का मिला है, जिसमें ये बताता है कि पूरे हिंदुस्तान में घोड़े पर बैठ करके जहां पर उसका कोई रथ को रोक लेता था, उससे उसका पंगा होता था, और उसने इसको ये किया। तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य का जो बहुत तरक्की हुई है, इसमें कहीं नहीं कह सकते हैं कि इसको हर लोग मतलब ये कर सकते हैं, पजीराई कर सकते हैं। 375 से लेकर 414 39 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, और उन्होंने जो है अपने हुकूमत को उनके वालिद के जरिया जो मिला हुआ हुकूमत था उससे तो उन्होंने आगे बढ़ाया ही, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा अक्लमंदी का काम यह किया कि उन्होंने शादियात के जरिया, वैवाहिक संबंध के अलावा, और ये विजय के द्वारा यानी कि अपनी सेना को मजबूती के साथ वो वहां पर ला करके अपने आगे को बढ़ाया। और अपनी बेटी को शादी करने के बाद उसने जो है जितने भी जो है, जिस तरीके से मैंने अभी पहले शुरुआत में मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय जो था अपनी बेटी प्रभावती का विवाह शादी वकाटक के राजा रुद्रसेन से किया। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पर वो हुकूमत नहीं कर सकता था, उसको शादियात के जरिए अपनी हुकूमत को मजबूती दी, और मजबूती देने के बाद ये किया। उसी तरीके से वकाटक ब्राह्मण थे, इस तरह चंद्रगुप्त ने अपने मतलब का शादी जो है वहां पर ये वकाटक के जरिया किया, और करने के बाद हुकूमत को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त जो है पश्चिम में जो है मालवा, गुजरात, कठियावाड़, प्रायद्वीप में जीत लिया, और जीतने के बाद वहीं के शासक को उसने दिया जो कर के जरिया, टैक्स के जरिया उसने किया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त जो है जहां पर जो आपको प्रयागराज में राजधानी थी, उस राजधानी को उसने मालवा बना दिया। उसके बाद मालवा को उज्जैन पर बनाया, और अपनी दूसरी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र बनाने से का मतलब ये हो गया कि बिहार और उधर जो है मालवा जिसकी राजधानी उज्जैन थी उसको अपना ये करा। इसी तरीके से आप दिल्ली के आपको मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो खुतबा जो आपको देखने को मिलेंगे, जो मेहरौली में है,
उससे चंद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी वो लौह स्तंभ जो लोहे का जो एक है उसके के जरिया होता है, जानकारी होती है। विक्रमादित्य का उसने मतलब कि ये क्या उसका उज्जैन में विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। क्यों? इसलिए कि वहां पर जो है उन्होंने अपना ये किया। फहियान इन्हीं के जमाने में आए थे, चीनी यात्री फहियान आए जो 399 से लेकर 414 ईस्वी में रहे और इनके शासक हुकुमरां में पूरी बातों को उन्होंने बताने की कोशिश किया। नागवंश से भी जो है इन्होंने शादी विवाह करके कुबेर नाग का जो है अपने हुकूमत को विस्तार करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब हम जो है आपके सामने स्कंदगुप्त के बारे में बताना चाहूंगा कि स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने जो है अपने हुकूमत किया और हुकूमत करने के बाद उनके जमाने में जो है सबसे बड़ी ये बात है कि हुन का आक्रमण जो बाहरी थे उन्होंने जबरदस्त ये किया। वो राज्य को बहुत फैलाव नहीं किए, वो जो है जिसका उसका पूरा भीतरी अभिलेख में भीतरी इंस्क्रिप्शन में जो जूनागढ़ से उसकी सूचना मिलती है उससे ये पता चलता है कि इनके जमाने में जो हुन जो है जो विदेशी थे उन्होंने जबरदस्त हमला कर दिया और उस हमले को वो बचा नहीं पाए और यही वजह है कि वो जो है खामोशी के साथ उनका यहीं से जवाल पजीर होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है अगर हम आप देखते हैं तो ये आप पाशी के मामले में झेलम नदी ये सुदर्शन झील जो है स्कंदगुप्त ने अपने जमाने में बनाया। इसका मतलब ये हो गया कि स्कंदगुप्त को जो खानदान के जरिया जो मिले थे विरासत, उस विरासत को बचाया और रफाए आम के लिए लोगों के पास जो है अपनी सारी एफर्ट्स को लगा दिया और उस एफर्ट्स को लगाने के बाद हिंदुस्तान में वो जो हुन आक्रमण हुए इनके हुकूमत में, उस हुकूमत में उसको वो जो ये था वकार हासिल था वो वकार हासिल होने में मजरूह हो गया। स्कंदगुप्त का जो है जो के साथ साथ जो है धर्म का बहुत बड़ा पुजारी था, धर्म जिसे धर्म विजय कहते थे, इसलिए स्कंदगुप्त के राज्यों पर उसके शासकों को जो है जो राज बहुत सारे इतना दयालु ये शख्स था कि जो हुकुम सामंत जो इनसे अगर थोड़ा सा भी जो है गलती को मान लेते थे तो वो जो है उनको वो राज को वापस कर देते थे। इसके बाद जो है हम देखते हैं क्या कि स्कंदगुप्त जो है 3 तरह के सिक्के चलाए। एक कहलाया धनुर्धारी प्रकार, एक कहलाया लक्ष्मी प्रकार और एक जो है घोड़सवार छाप सिक्का। अब जो ये जो है धनुर्धारी प्रकार का मतलब ये होता है कि तीर चलाता हुआ शासक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजा जो था वो हुक्मरान जो था वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं लड़ाई में, संघर्ष में, स्ट्रगल में, तीर चलाने में माहिर हूँ। उसी तरीके से जो लक्ष्मी की तरह का जो सिक्का जो मतलब किया उसने बताने की कोशिश किया कि मैं जो है औरतों का सम्मान करता हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। उसी तरीके से घोड़सवार मतलब के प्रकार का जो सिक्का चला लाया तो उसका मतलब ये हुआ कि वो घोड़े में बहुत ही पूर्ण था, बहुत अच्छा घोड़सवार था। ये सारी चीजें जो है इसीलिए स्कंदगुप्त को अगर हम देखें तो उसके धर्मवत्सल की उपाधि भी दी जाती है। धर्मवत्सल की उपाधि दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम जो 413 से 455 37 सालों तक हुकूमत किया और अपनी तुलना उसको देवता के जरिए से मतलब किया है, यानी कि शांति देवता उसी शख्स को कहेंगे ना कि जिसके जमाने में शांति का हो, जिसके जमाने में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तमाम चीजें मौजूद हो। चूंकि स्कंदगुप्त के जरिया उसे धर्मवत्सल का ये किया था तो उसी के नक्शे कदम पर चलकर कुमारगुप्त ने किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हुकूमत को चलाई। तो ये जो जितने भी जो हुक्मरान जो थे उस हुक्मरानों का जो है हमने आपको उसमें थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डाली है और उस रोशनी डालने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कुमारगुप्त के बाद 414 से लेकर 455 के बाद स्कंदगुप्त को 455 से लेकर 467 के बाद उसके बाद जो थे वो
पुरुगुप्त, उसके बाद जो है जो भी मतलब कि जो हुक्मरान हुए वो जो है वो वैसा वैसा नहीं, पुरुगुप्त हो गया, बलादित्य हो गए, और उसके बाद है जीवित गुप्त। ये सब सारे ऐसे हुक्मरान हुए जो बहुत ही नाअहल रहे, और नाअहल रहने के बावजूद वो हुकूमत को ठीक से नहीं चला पाए, और यहीं से जो है का खात्मा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रगुप्त जो खानदान जो था उसके जवाल पजीर होने के कौन से ऐसे वजूहात थे। मैं बहुत ही कम ये मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं वो उस वहां तक तो राजा जो है हुक्मरान बहुत ही ये थे, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद हुनों का आक्रमण एक बहुत बड़ी वजह बनी। दूसरी बात यह कि हुन जो थे वो घोड़सवार सेना के बहुत ही मजबूत थे, जो 458 ईस्वी तक पूर्वी मालवा और मध्य भारत में अपना सिक्का जमा लिया था, और उस क्षेत्र को गुप्त को उखाड़ फेंकने में यह हुन जो है बहुत ही अहम किरदार निभाया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि गुप्त खानदान का जवाल होने का एक और वजह यह हुआ कि मालवा के यशोवर्मन ने हुनों को हराकर पश्चिमी राज्य को ये एक नए राज्य का उन्होंने कायम किया, जिसको जो है विजय स्तंभ गढ़वाल से ये पता चलता है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि सामंतों का उदय बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो गया, और उस सामंत जो है, सामंत यानी कि राजा के बराबर ही, जो राजा के जरिया जो जायदादें मिलती थी, जिसको जो आज के जमाने में गवर्नर कहा जाता है, उसकी हैसियत होती थी। उसी तरीके से मगध में गुप्तों की सत्ता को कमजोर होते हुए अपने आप को वो लोग खुद आजाद जो टैक्स दिया करते थे, उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धन वंश जो थानेश्वर और हरियाणा के थे, उसके बाद मौखरी वंश जो कन्नौज उत्तर प्रदेश के थे, जो वल्लभी राजवंश जो गुजरात के थे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के अनेक छोटे छोटे राजवंश जो थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त पर जो है उन्होंने गुप्त खानदानों के ऊपर जवाल करने में उनका बहुत बड़ा नुमाया किरदार रहा है। उसी के तरीके से ये गुप्तों के जरिया जो है, जो राजाओं ने जो ये पुरोहितों को यानी के पंडितों को जो जमीन दे दिए थे, उस जमीन को मतलब के आजाद कराने के लिए उन सामंतों ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है क्या नाम है, एक उनके खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ा। उसके बाद राजकीय जो कर्मचारी जो थे, जो वहां पर के जो जिम्मेदार थे, और इन सभी लोगों को जो लोग जो है आराम और आसाइश में बहुत ही ये हो चुके थे, उनको जो है उस शक्ति अपने ये से हिम्मत और हौसला से वो सबको परास्त कर करके उसको जवाल पजीर लाने में ये किया। उसके बाद जो है विदेशी व्यापार जो है इनका जो है बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि ये लोग जो है जो लोग जितने जो शक्तिशाली थे, जितने भी जो लोग जो थे, जो सामंत थे या जो लोग थे, वो सारे लोग बाहरी थे, और बाहर में आने के बाद जो है वो वहां पर अपना ठीक से उनका ये काम नहीं कर सके, और यही वजह है कि इन लोगों ने अपने आप को इसके खात्मा करने में बहुत बड़ा ये किया। कुमार गुप्त को जो है बलादित्य के बारे में, जो नरसिंह बलादित्य जो था, उसकी जब लड़ाई हुई तो उसे तो वो अपने हुकूमतों को उसके जो उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, बोला कि भाई ऐसा क्यों नहीं करें कि मैं पानी के नीचे घुस जाऊं या कचड़े के नीचे घुस जाऊं। और यही वजह है कि बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, तृतीय, विष्णुगुप्त आदि ने मिलकर कुल 467 ईस्वी से इसे 550 ईस्वी तक शासन किया। जो लोग बहुत ही कमजोर थे, और इन लोगों का जो है कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन तमाम लोगों ने हुकूमत को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। हम समझते हैं कि ये गुप्त खानदान में जो बातें मैंने आपको ये किया है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको सुनकर ये होगा कि गुप्त खानदान सही मानों में एक बहुत ही बड़ी खानदान थी, जिसमें
हिंदुओं का जो है हर तरह से तरक्की पजीर हुई और वैष्णव धर्म का विकास हुआ, तरक्की हुई। और हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश जो है अगर बौद्ध धर्म के लिए अगर मशहूर था, तो गुप्त वंश जो है वो हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा मकबूल तरीन हुक्मरान रहे और जिन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह की कोशिश किए। तो इस तरीके से हम आप तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गुप्त खानदान थे, और वो खानदान जो है बड़ा ही मतलब कि जो है हिंदू धर्म के लिए एक अहमियत का हामिल लगता है। और बहुत सारे ऐसे खानदान जिसमें मैंने रामगुप्त का नाम नहीं लिया, और रामगुप्त का नाम अगर हम ये देखें तो उसको कहीं पर से भी जो है हमें समुद्रगुप्त का बेटा कहलाया, लेकिन रामगुप्त के बारे में जो है बहुत ज्यादा मतलब के ये लिटरेचर में नहीं है। सिर्फ एक सिक्के मिले हैं, जो भी अल्तेकर साहब के सिक्के मिले हैं, उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक था जो मतलब कि जो है उसने राज किया, जिसको रामचंद्र गुणचंद्रकृत ना ये जो है नाट्य दर्पण से भी जो है इसका ज्ञान जानकारी होती है। तो मेरा ये कहना है कि गुप्त वंशों की जानकारी का जो सोर्सेज हैं वो एक अगर हम ये कहें तो सिक्का जो खुद का निकाला होता है, जो राजा होते हैं वो खुद निकालते हैं, और उस राजा के सिक्के के जरिया मुझे ये पता चलता है कि उसकी क्या कारकर्दगी रही है, सामाजिक तौर से क्या रहा है, ये इकोनॉमी तौर से क्या रहा है, और सियासत में उसका क्या रोल रहा है, और उसको जो है आर्ट और आर्किटेक्चर में उनका क्या रोल रहा है। हम समझते हैं कि ये गुप्त वंश जो है इन तमाम चीज़ों में एक अहम रोल अदा किया है। और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने वाणी को मैं आराम देना चाहता हूँ। शुक्रिया।